हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया हो। क्लास 12 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर। हमने 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो पैनल था हमारा उसमें कुछ इश्यू आ गया जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम रुक नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, मैं आपका पूरा रिवीजन करवाऊँगा। अभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है हमारा विद्युत धारा। आप सभी पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाएं, साथ के साथ रिवीजन करते रहें, थियरी देख लें, सारी परिभाषाएं जो है वो मैं बताऊंगा आपको। हर एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट थियरी करेंगे। बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे और मुझे जो आंसर है वो कमेंट में बताओगे। क्वेश्चंस के भी हम जल्द ही लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम थियरी कंप्लीट करेंगे। सारे चैप्टर्स की थियरी कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्वेश्चंस का भी करेंगे। हो सकता है मैं बीच में भी क्वेश्चंस की वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा ताकि आपको पूरी स्क्रीन विजिबल रहे और हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर फ्लो की, तो चैप्टर फ्लो में हम बात करेंगे विद्युत धारा, जिसमें औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, महत्वपूर्ण बिंदु, धारा घनत्व, अभ्यास, अपवहन वेग, फिर उसके बाद परिभाषा, विश्रांति काल, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे गतिशीलता की परिभाषा, मात्रक एवं विमा, फिर ओम का नियम, जिसमें हम नियम देखेंगे, प्रतिरोध 1 ओम, प्रतिरोधकता, चालकत्व तथा चालकता, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध और अभ्यास। प्रतिरोधकता प्रताप का प्रभाव किसी पदार्थ के लिए, अतिचालक धातुओं की प्रतिरोधकता प्रताप का प्रभाव, मिश्र धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए, फिर उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आएगा चैप्टर विद्युत सेल, जो टॉपिक है हमारा, उसमें परिभाषा, फिर विद्युत सेल के प्रकार, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर या वोल्टता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध की भी बात करेंगे। सेलों का संयोजन, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, फिर विद्युत परिपथ में कुछ परिभाषाएं देखेंगे और किरचॉफ का नियम, फिर व्हीटस्टोन सेतु के साथ हम हमारा चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा की। तो औसत विद्युत धारा सबसे पहले देखते हैं। औसत विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश को औसत विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं बात करूं किसी एक तार की, तो अगर हमारे पास एक तार है, उस तार के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि चालक तार है, चालक तार में आवेश जो है वो किस रूप में रहता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं, प्लस और माइनस। इसको अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमें पता है कि इसके ऊपर क्या आ जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न होने से क्या होगा कि ये जो आवेश है वो बहेगा। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर अभी कुल आवेश कितना है? Q है, Q कुल आवेश है। और हम देखते हैं किसी t समय के लिए कि t समय के लिए इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो धारा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी I औसत। जो औसत धारा है उसका मान कितना हो जाएगा? Q/T, कुल आवेश बटा कुल समय। तो औसत धारा का मान कितना हो जाएगा? औसत धारा, औसत विद्युत धारा क्या हो जाएगी? कुल आवेश बटा कुल समय। यानी जितने समय की हम बात करें उस समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत धारा में ही तात्क्षणिक विद्युत धारा की, औसत विद्युत धारा की हमने बात कर ली। यानी कि अगर किसी तार में, अगर हमारे पास एक तार है और उस तार में इलेक्ट्रॉन है जो आवेश के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, हमने विभवांतर लगा दिया है दोनों तरफ। अब विभवांतर लगाने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। अगर मैं किसी क्षण, यानी किसी t कितना dt टाइम पे, यानी एकदम ही बिल्कुल अति अल्प समय की बात करूं, तो जो औसत धारा की परिभाषा है वो हमें क्या कहती थी कि औसत धारा होती है Q/T। अगर हम क्या करें, इसमें एक कंडीशन लगा दें, जो औसत धारा है इसमें एक कंडीशन लगा दें, क्या कि हम इस पर एक लिमिट लगा देते हैं। जो समय है हमारा वो बिल्कुल ही अल्प है, यानी कि 0 की तरफ अग्रसर है,
Q अपॉन T। तो यहाँ से हमें जो धारा मिलती है वो हम क्या लिख देंगे। अब देखिए तो हम बिल्कुल ही उस टाइम इंटरवल की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम इंटरवल में हम मानते हैं कि यहाँ से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, dq आवेश। d यहाँ पे बता रहा है कि अति अल्प आवेश है, यहाँ पे d क्या बता रहा है, अति अल्प समय है, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt हो जाएगा। और ये धारा कौन सी हो जाती है, तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, यानी किसी क्षण पर प्रवाहित आवेश। तो उस आवेश को हम क्या कहते हैं, उस आवेश की दर को हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। किसी भी टाइम पर हम उसकी मेजर करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाती है, हमें तात्क्षणिक विद्युत धारा मिल जाती है। तात्क्षणिक विद्युत धारा के बाद अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, तो विद्युत धारा का परिणाम व दिशा होते हुए भी एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने का कारण क्या है कि अगर मैं देखो तार इस प्रकार रखा हुआ है तो उसकी धारा क्या रहेगी, मान लो प्लस से माइनस की तरफ धारा रहेगी। जो विद्युत धारा की दिशा है वो कहाँ से रहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर रहती है। उच्च विभव से निम्न विभव, यानी प्लस जो विभव है वहाँ से कहाँ तक, माइनस विभव की ओर जाएगी। अगर मैं इसी तार को इस प्रकार रख दूँ तो अब देखिए कि पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब धारा इस तरफ जा रही है, तो क्या इसके धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो जवाब यह है कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। जिस प्रकार हम सदिशों को जोड़ते हैं उस प्रकार हम धारा को नहीं जोड़ सकते। फिर है विद्युत धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा में या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। जो हम तार लेते हैं जिसमें हम विभवांतर लगाते हैं प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा प्लस की तरफ, और विद्युत धारा जो है वो किस तरफ गति करेगी, प्लस से माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके मात्रक और विमा की, तो देखिए जो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मात्रक की हम परिभाषा जानते हैं, I बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt, यानी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन सेकेंड। यहाँ से हम इसको क्या लिखते हैं, कूलाम अपॉन सेकेंड, इसे हम कहते हैं एम्पियर, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगर हम बात करें इसकी विमा की, तो विमा क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगी, देखिए ऊपर क्या है, कूलाम है, कूलाम की विमा क्या होती है, A इंटू टी अपॉन में क्या हो जाता है, T, यानी कि इसकी विमा क्या हो जाएगी, A। क्योंकि यह एक मूलभूत राशि है तो इसलिए हम इसकी डायरेक्ट विमा लेते हैं, मूलभूत राशि है। यानी कि अगर हम इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखें तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 A1, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा घनत्व की। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक तार में, हमने माना कि हमारे पास एक चालक तार है, उस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि उसके अंदर जो आवेश है वो प्रवाहित हो रहे हैं, हमने विभवांतर लगा दिया है। विभवांतर लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर देखते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का हम जो क्षेत्रफल है वो लेते हैं A, क्योंकि सभी सिरों पर क्या रहेगा, इसका मान समान रहेगा, अनुप्रस्थ काट का मान A है। अब जो धारा घनत्व है वो J क्या होता है कि कितने क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब यह धारा घनत्व कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है। सदिश रूप में हम इसको अगर लिखेंगे तो ये किस प्रकार रहेगा, I अपॉन A। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n कैप। n कैप क्या बता रहा है, n कैप एक एकांक सदिश है। n कैप क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। और उसकी दिशा क्या रहेगी, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ये क्या है, एक एकांक सदिश है। यानी कि अगर धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक n कैप सदिश ले लेते हैं जो कि हमें उसकी दिशा बता रहा होता है। तो जो धारा घनत्व है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और विमा क्या हो जाएगी, M0L-2 T0A
-1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और विमीय सूत्र सारे आपको याद नहीं रहे तो आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि हमें जो मूलभूत राशि हैं उनके अगर विमीय सूत्र पता है तो हम आगे जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ होती है उनके हम मात्रक और विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस की, तो उसमें क्या है कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका ऐसा ही मात्रक हम लिख सकते हैं। औसत धारा तथा तात्क्षणिक धारा में अंतर ज्ञात कीजिए, हमने बात कर ली। यदि किसी तार के सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ओम के नियम में हम देखेंगे, ओम के नियम में ये सवाल हम ओम के नियम में करेंगे। नेक्स्ट है किसी चालक में 10 सेकंड में 50 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, चालक में धारा ज्ञात कीजिए। दे रखा है हमें आवेश का मान कितना दे रखा है 50 कूलम, और जो समय है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में अगर 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान कितना होगा, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है Q/T, यानी कि ये हो जाएगा 50/10। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ये इतनी धारा इसमें से क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपवहन वेग की। अपवहन वेग क्या होता है, देखिए कि जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। लगातार 2 टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय है, इस तय दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। फिर बात करें विश्रांति काल की, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को 2 क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। बात करें अगर देखिए कि कोई तार है हमारे पास, अगर हम बात करें किसी एक चालक तार की, तो अगर मैं एक चालक तार बनाऊं और उस चालक तार पर अभी कोई विभवांतर नहीं लगा है, विभवांतर लगाने से पहले अगर हम बात करते हैं तार के लिए, तो हम जानते हैं कि जो चालक तार होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि गति करने के लिए अवेलेबल होते हैं। जब विभवांतर लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। लेकिन जब अगर हम विभवांतर नहीं लगाते हैं तो किसी तापमान पर ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिग जैग मोशन। अब क्या होगा कि हम मान के चलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, दूसरे जो परमाणु है यहाँ पे उसे टकराएगा, फिर इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, जिग जैग मोशन कहते हैं। ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार गति करता हुआ रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, अब देखिए यहाँ से जब दूसरे परमाणु के बीच में टक्कर हुई तो वहाँ तक की रेखा है, जो पथ है वो कैसा रहेगा, सरल रेखीय पथ होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। लेमडा क्या यहाँ पे मुक्त पथ होता है। ठीक है, नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। लेमडा आपको कई जगह अलग अलग नोटेशंस के लिए मिलता है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको मुक्त पथ कह देते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितने भी पथ वो तय करता है उस पथ का जो हमें औसत मिलता है उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। यानी कि सभी पथों का हम क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। अब देखिए किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों की, यानी यहाँ से टक्कर, यहाँ टक्कर, फिर इस टक्कर के बाद ये टक्कर हुई, इसके बीच में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं टाउ, जो कि होता है क्या, विश्रांति काल। इसे हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल। यानी टक्करों के बीच में हमें कितना समय लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें कि अब इनका वेग कितना होगा, यानी कि अगर मैं वेग की बात करूं तो जो चालक तार में वेग है विभवांतर से पहले इलेक्ट्रॉन का औसत वेग कितना हो जाएगा। अगर हम पथों की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि v औसत कितना हो जाएगा, उसने पहले u1 वेग से चला, टक्कर के बाद वो दूसरे u2 वेग से प्लस u3 वेग से प्लस u4 वेग से, इस प्रकार un वेग तक वो चलता है और कितनी टक्करें हो जाती है, n टक्करें हो जाती हैं। इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 0 औसत वेग हमें मिलता है जब उस पर कोई विभवांतर नहीं लगता है, क्योंकि जो वेग है, जो जिगजैग मोशन है, वो इस प्रकार रहता है कि यहाँ से अगर वेग की इस दिशा में लेते हैं तो फिर ये दिशा हो जाती है, फिर विपरीत दिशा हो जाती है। इस प्रकार जो टोटल नेट हमें मिलता है उसका मान कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। यानी औसत वेग कितना होता है, 0। लेकिन विभवांतर लगाने के बाद जो हमें वेग मिलता है, विभवांतर लगाने के बाद
औसत वेग। अगर हम विभवांतर लगा देते हैं तो विभवांतर लगाने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे एक ही दिशा में क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। तो जितना भी औसत वेग है वो शून्य नहीं रहेगा। तो वेग लगाने, जो विभवांतर है वो लगाने के बाद हमें औसत वेग कितना मिलेगा, v औसत बराबर कितना हो जाएगा, v अपवहन वेग, यानी जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें एक वेग मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम इस अपवहन वेग की अब आगे बात करते हैं कि यह कितना आता है, किस प्रकार इसका मान रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है। इस चालक तार के सिरों पर हमने एक विभवांतर लगा दिया है और उस विभवांतर का मान हम लेते हैं v, यानी कि हमने विभवांतर लगा दिया है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। L लंबाई का ये तार हमने लिया और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना ले लेते हैं हम a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो डेरिवेशन है उसको कैसे करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि माना एक L लंबाई का तार है जिसके सिरों पर v विभवांतर लगाते हैं तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। अब देखिए अगर हम बात करें इस तार में उपस्थित कुल आवेश की अगर मैं बात करूं तो आवेश Q बराबर क्या हो जाता है, N इंटू ई। आवेश के क्वांटमीकरण से N यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इतने अल्पांश के अंदर हमें कितना मिल रहा है, आवेश का कुल कितना मान रहेगा। तो Q बराबर देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है संख्या घनत्व गुणा उसकी लंबाई, यानी कि स्मॉल n इंटू एल। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N का मान हो जाएगा। स्मॉल n यहाँ पे क्या है, संख्या घनत्व है, संख्या घनत्व। हम संख्या घनत्व लेके चलते हैं क्योंकि तार के साथ साथ हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हम उनकी बात करते हैं। संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व पूरी तार की लंबाई के लिए क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए हम संख्या घनत्व में इसकी बात करते हैं। तो Q बराबर जो आवेश का मान है वो कितना हो जाएगा, N इंटू एल इंटू ई। ये क्या हो जाएगा, पूरा इसमें अंदर जो मौजूद है वो आवेश हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें संख्या घनत्व के साथ, देखिए अगर हम बात करें लंबाई के साथ साथ वह उसके अनुप्रस्थ काट पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। यानी कि जो संख्या घनत्व होता है वो क्या होता है, संख्या बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा, यानी कितने आयतन में वो फैला है। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, N इंटू एल इंटू ए। देखिए आयतन इसका क्या हो गया, V जो आयतन है वो हो जाएगा लंबाई गुणा द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी, N इंटू एल इंटू ए इंटू ई। तो ये इसके ऊपर कुल आवेश हो जाएगा। इतने आयतन की हम बात कर रहे हैं, इस आयतन के अंदर इतना आवेश मौजूद है तो हमें कुल आवेश मिल जाता है, Q आवेश मिल जाता है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा से हम इसको देखते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा से तो तार का अल्पांश है उसमें हमने माना था कि I धारा है, तो I बराबर क्या होता है, Q बटा T। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश के प्रवाह की दर। Q का मान अगर हम रख दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू एल इंटू ए इंटू ई अपॉन में T समय। T समय क्या है, T समय है उस इलेक्ट्रॉन को, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ से हम समय ज्ञात कर लेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब देखिए I बराबर एन एल ए ई अपॉन में समय कितना हो जाएगा, दूरी। तार कितनी लंबाई तक है, L लंबाई तक है तो ये दूरी हो गई, और
इलेक्ट्रॉनों का चाल जो है वो क्या हो जाएगी, अपवहन वेग। इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करते हैं। जब हम विभवांतर लगा देते हैं तो वो अपवहन वेग से गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, वी डी ऊपर चला गया तो VDNAE। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके हम सिंपल रूप में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, VI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VENA। ये क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। और इसे हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, वीना। I बराबर क्या हो जाएगा, वीना। तो V क्या है, अपवहन वेग है, यहाँ पे VD क्या है, अपवहन वेग है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और N क्या है, संख्या घनत्व है, संख्या घनत्व, और A क्या है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो ये संबंध हमें मिल जाता है विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में। ये संबंध आपको याद रखना है और इस प्रकार उसका पूरा डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध के लिए हम सेम वही चीज़ करते हैं। हमारे पास एक L लंबाई का क्या है, तार है। हम एक L लंबाई का तार लेते हैं जिसके ऊपर हमने V विभवांतर लगाया है। विभवांतर लगाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लगता है, और वह बल कहाँ से आता है, विद्युत क्षेत्र से आ जाता है। E क्या है इसका, और विद्युत क्षेत्र है। प्लस से माइनस की तरफ विभवांतर उत्पन्न हो गया तो उसके अंदर क्या उपस्थित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की वजह से इन इलेक्ट्रोनों पे बल लगता है और वो गति करते हैं। तो माना एक L लंबाई का तार है, L लंबाई का तार है जिसके सिरों पर विभवांतर V है तथा तार में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E है। विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल। देखिए विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। F बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू E। Q यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें बल कितना मिल जाएगा, E इंटू E। बल चूँकि सदिश राशि है तो F सदिश रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू E हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है कि बल किसकी दिशा में लग रहा है। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस की तरफ बल लगेगा इसकी और विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और जो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा उसकी दिशा क्या रहेगी, और विपरीत दिशा रहेगी। यहाँ से देखिए हमें बल का मान मिल गया। बल के मान में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि F बराबर होता है m इंटू ए। यहाँ से अगर हम इसका मान रखें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। सो द A विल बी, यानी जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, E इंटू ई अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण हमने ज्ञात कर लिया है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कर लिया है। अब अगर हम बात करें विभवांतर से पहले औसत वेग कितना था, v औसत, यानी कि अगर हम बात करें प्रारंभिक वेग की u बराबर कितना हो जाएगा, 0। और विभवांतर लगाने के बाद जो उसका वेग है वो कितना हो जाता है, v, वो हो जाएगा किसके बराबर, अपवहन वेग के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे गति की समीकरण लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वह गति के नियमों का पालन करेगा, तो गति की समीकरण क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। वी यहाँ पे क्या है, अपवहन वेग है, u प्रारंभिक वेग है जो कि 0 है, प्लस में a जो है जो त्वरण है उसका हम मान यहाँ पे रख देते हैं m/m। समय यहाँ पे देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने तक का समय हमें चाहिए, तो वो समय कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, विश्रांति काल हो जाएगा। यानी Vd बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू टाउ अपॉन में m गुणा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अपवहन वेग का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में हमें पता है कि यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र जब हम लगाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऋण आवेश मौजूद होता है। तो यहाँ से अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध आ गया। ये क्या है, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। इसका हमने डेरिवेशन देख लिया। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए। रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर बीच में कोई मिस्टेक भी करते हैं तो आपको याद रहेगा कि हमारा रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तरीका जो है वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम त्वरण निकालते हैं, फिर हम गति के समीकरण लगा देते हैं और गति के समीकरण से हमें क्या मिल जाता है, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कि विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या होता है, V बराबर E इंटू डी। डी क्या है, दोनों विभवांतर के बीच की दूरी है। यहाँ पे तार हमने कितना लिया था, L लंबाई का लिया था, तो E इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन L। E का मान अगर हम समीकरण में रखते हैं तो VD का मान कितना हो जाएगा, E इंटू टाउ अपॉन M गुणा V अपॉन L। यानी कि यहाँ से जो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, E टाउ अपॉन M इंटू L गुणा V हो जाएगा। और यह संबंध किस किस के बीच में है, यह संबंध हो जाएगा अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो दोनों डेरिवेशंस हमें यहाँ से मिल जाते हैं। V यहाँ पे क्या है, V है यहाँ पे विभवांतर, नेक्स्ट अगर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 3 एम्पीयर है, चालक का अनुप्रस्थ काट 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है और चालक में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 5 × 10⁻28 मीटर प्रति क्यूब है, तो अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया गया क्या है कि धारा का मान हमें दे रखा है, धारा I बराबर दे रखा है 3 एम्पीयर, चालक का अनुप्रस्थ काट A का मान हमें दे रखा है 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, तथा चालक का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है N का मान दे रखा है 5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना मान हमें दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, VD का मान पूछा है। हम जानते हैं संबंध, देखिए संबंध क्या होता है, I बराबर VDE इंटू N इंटू A। विना से आप याद रख सकते हैं। तो अगर हम इनका मान रखें तो 3 एम्पियर बराबर, देखिए VD का मान हमसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है 1.6 × 10⁻19, संख्या घनत्व का मान हमें कितना दे रखा है 5 × 10⁻28 और इंटू में क्या हो जाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए VD का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/1.6 × 10⁻19 गुणा में क्या हो जाएगा 5 × 10⁻28 और उसके साथ क्या रहेगा 1 × 10⁻6। इसको हल करके हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, जो कि आप हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इतना हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, दूसरे आंसर के लिए हमें धारा का मान दे रखा है 5 एम्पीयर तथा चालक में अपवहन वेग VD का मान हमें इस बार दे रखा है कितना जगह 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। N बराबर हमसे पूछा है। इसमें देखिए हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, हम ले लेते हैं A बराबर 1 × 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ सवाल में इंक्लूड कर लीजिएगा। A बराबर कितना दे रखा है 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इनका मान रखें तो सूत्र कौन सा लगेगा, सेम सूत्र लग जाएगा I बराबर VDE इंटू NA। हमें VD का मान दे रखा है, E का मान हमें पता है, N हमें ज्ञात करना है, A हमसे पूछ लिया है। तो N बराबर क्या हो जाएगा I अपॉन VDE इंटू A हो जाएगा। यहाँ से हमें N का मान भी मिल जाएगा। तो N का जो आंसर आएगा वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सूत्र याद रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
गतिशीलता की। गतिशीलता क्या होता है, देखिए कि यदि किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। हम अगर बात करें किसी चालक तार के लिए, तो चालक तार के ऊपर अगर हम विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, वेग उत्पन्न होता है। वीडी वेग से वो क्या करते हैं, गति करते हैं। इसके ऊपर क्या लग जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र बढ़ा दें, यानी कि अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो बेसिकली क्या बात है, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वीडी समानुपाती होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के। वीडी समानुपाती विद्युत क्षेत्र का रहेगा। समानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नियतांक मिलता है म्यू, म्यू ई। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू एक नियतांक है, म्यू एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक गतिशीलता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो गया, वी डी अपॉन ई। अगर मैं ई का मान 1 रख दूँ, ई का मान 1 रख दूँ तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी, यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित अपवहन वेग ही क्या कहलाता है, उसकी गतिशीलता कहलाता है। किसी भी तार में अगर हम विभवांतर लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से हमें कितना वेग मिलता है वही क्या होता है, उसकी गतिशीलता होती है, कि उसमें कितनी गतिशीलता उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गतिशीलता के मात्रक या विमा की, तो गतिशीलता देखिए क्या हो जाती है, वी डी अपॉन ई, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड क्या हो गया इसका मात्रक, और न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाता है किसका मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ से हम अगर इसका मात्रक निकालें तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो गया। विमीय सूत्र अगर हम ज्ञात करें तो विमा क्या हो जाएगी, देखिए एम जो मीटर है उसके लिए एल हो जाएगा, कूलाम के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा, अपॉन में सेकंड के लिए टी हो जाएगा, और न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, एम एल टी -2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो विमा का सूत्र हमें क्या मिल जाएगा, एम -1, एल ऊपर जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो एल 0, टी +2 और ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाता है हमें गतिशीलता का विमीय सूत्र। ठीक है, तो विमीय सूत्र आपको ज्ञात करना आना चाहिए और आप उसी टाइम तुरंत निकाल सकते हैं जब भी आपको विमीय सूत्र पूछा गया हो किसी भी राशि का। गतिशीलता के बाद बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक पर आरोपित विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम ने बताया कि अगर हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई हम फिक्स रखते हैं L, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और तापमान जो है एनवायरनमेंट का वो भी हम क्या रखते हैं, समान रखते हैं, क्योंकि तापमान बदलने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा है वो बदल जाती है, इलेक्ट्रॉन के पास तापीय ऊर्जा आ जाती है, उनमें गति बढ़ जाती है, तो उस पर हम जो प्रॉपर्टीज़ है वो निर्भर करती है। तो ओम ने कहा कि अब अगर हम इसके ऊपर विभवांतर लगा देते हैं, वी विभवांतर लगाते हैं, जिसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो वी हमेशा समानुपाती रहेगा किसके, धारा के। विभवांतर उसके अंदर प्रवाहित धारा के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। समानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है आर, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आर क्या है, आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। इस समीकरण में अगर हम देखें तो y बराबर mx किसी रेखा की समीकरण होती है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम v और i में ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगी, और ये सरल रेखा क्या दर्शा रही है, यहाँ पे प्रतिरोध को दर्शा रही है। ये जो थीटा है कौन है, tan थीटा, ये क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, r हो जाता है। जितना ज़्यादा tan थीटा का मान होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा। अगर मैं 2-3 ग्राफ दे के तुमसे पूछूं, यानी कि अगर एक ही ग्राफ में v है और i है, इसके बीच में अगर मैं ग्राफ दर्शाऊं तो अगर ये पहला है r1, दूसरा है r2 और तीसरा है r3, ये क्या है r1, ये r2 और ये r3, तो मुझे संबंध अगर पता करना हो तो यहाँ पे संबंध क्या हो जाएगा, r3 सबसे बड़ा होगा, फिर r2 और फिर क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। तो ये इनके बीच में क्या रहेगा, करेक्ट संबंध रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रतिरोध की डिटेल में, तो प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक तार में
धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट या बाधा। किसी भी चालक तार में कितनी बाधा उत्पन्न हो रही है, कितनी रुकावट हो रही है, उसका जो मापन है, जो मान है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, जैसा कि हमने ओम के नियम से देखा। R बराबर क्या हो जाता है? V/I हो जाता है। यहाँ से अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा? एम्पियर, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसका वीमी सूत्र निकालें तो वीमी सूत्र आप याद कर सकते हैं। वोल्ट जो है विभवांतर है, उसका जो वीमी सूत्र है वो क्या होता है? ML/T-2 अपॉन में क्या हो जाएगा? A/T इंटू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी कि हमने V को कैसे लिखा है? V देखिए W बराबर क्या होता है? Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो यहाँ से हमने इसका मान निकाल लिया। अब अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो M1L, यहाँ पे नीचे कोई L नहीं है तो L2 हो जाएगा। T एक नीचे है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? T की घात -3 हो जाएगा और A कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या ये सही है नहीं है, वापस से आप इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, तो प्रतिरोध की बात हो गई, प्रतिरोध यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 ओम की, 1 ओम परिभाषा क्या कहलाता है? कि यदि किसी चालक तार पर यदि किसी चालक तार पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम होता है, 1 ओम होता है। यानी कि जो R होता है वो क्या होता है? V/I। V का मान हमने कितना रख दिया है? 1 वोल्ट रख दिया है और धारा का मान हमने 1 एम्पियर रख दिया है। दोनों का अगर हम मान देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 1 ओम। ये हो जाती है 1 ओम की परिभाषा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रतिरोधकता की, तो ओम के नियम में ओम ने बताया कि प्रतिरोधकता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण जो कि धारा प्रवाह में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। इसे हम रो से दर्शाते हैं। रो क्या यहाँ पे? प्रतिरोधकता है जो कि किसी भी पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ का गुण यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है वो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रतिरोधकता पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए प्रतिरोध में संबंध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध तार के विन्यास पर निर्भर करता है। तार के विन्यास पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती तथा तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों से हम क्या ले सकते हैं कि R समानुपाती किसके होता है? L/A। और ये समानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रतिरोधकता मिलती है। रो यहाँ पे क्या है? प्रतिरोधकता है। यहाँ से R जो रो है उसका मान कितना हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा R/A/L। और R का जो मात्रक है हमें पता है क्या होता है? ओम। और यहाँ से देखिए ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम इंटू मीटर क्या हो जाता है? इसका मात्रक हो जाता है। विमा हम ले सकते हैं। ओम की विमा में हमें सिर्फ क्या करना है? 1 मीटर को साथ और जोड़ना है तो हमें प्रतिरोधकता का मात्रक जो विमा है वो भी मिल जाएगा। विमी सूत्र क्या हो जाएगा? विमा हो जाएगी, देखिए ओम का जो है वो कितनी आई थी विमा? M-1 + 1 L/2T-3A-2 था। इसके साथ हम क्या कर देंगे? एक और L रख देंगे तो यहाँ से M1L3
टी की पावर -3, ए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र भी हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें चालकत्व तथा चालकता की, तो चालकत्व तथा चालकता भी दोनों क्या है, गुण है। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का विलोम होता है, प्रतिरोध का विलोम क्या होता है, चालकत्व होता है। यानी कि जी से हम दिखाते हैं चालकत्व को, जी बराबर क्या होता है 1/r। तो जी का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम की घात -1 हो जाएगा। और ये क्या होता है, चालकत्व है। चालकता क्या होती है, चालकता होता है प्रतिरोधकता का विलोम, प्रतिरोधकता का विलोम। यानी कि चालकता को हम कहते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्या हो जाती है 1/ρ हो जाती है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर, दोनों की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, चालकता मिल जाती है। अब अगर हम देखिए जो प्रतिरोधकता है उसका मान ज्ञात करें, प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता के मान के लिए देखिए हम जानते हैं कि अपवहन वेग Vd बराबर क्या होता है, I/NE × A। देखिए I बराबर विना से ये हो गया, ये हो जाती है समीकरण नंबर 1। उसके बाद अगर हम बात करें जो अपवहन वेग है उसका मान अगर हम ज्ञात करें तो वो एक और हमें मान मिलता है, वो कितना हो जाता है, Vd बराबर विद्युत क्षेत्र वाले संबंध में हमने निकाला था E/m × क्या हो जाता है, E हो जाता है। समीकरण 2, हमारे पास अपवहन वेग के दो समीकरण है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 में अगर हम I/NEA बराबर क्या लिख देंगे, E/m गुणा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए E/m E है, यहाँ से अगर हम इसको m इधर भेज दें तो यहाँ से देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, I × m अपॉन क्या हो जाएगा n, E नीचे गुणा हो जाएगा NE² A × क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से, तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होती है, R × A अपॉन क्या हो जाता है L। R प्रतिरोध क्या होता है, देखिए रो बराबर होता है V/I इंटू क्या हो जाएगा, A अपॉन क्या हो जाएगा L हो जाएगा। V तथा अपवहन वेग में हम संबंध अगर ज्ञात करें तो वो कितना हो जाता है, रो बराबर हो जाता है E/mL इंटू V बराबर क्या था, Vd था। ठीक है, तो यहाँ से हम अपवहन वेग का मान अगर V का मान निकालें तो वो क्या हो जाएगा, Vd × mL अपॉन क्या हो जाएगा, E/τ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर क्या हो गया, Vd × mL अपॉन क्या हो जाएगा, E/τ हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों का मान रखें तो हम जानते हैं कि जो रो है वो क्या हो जाएगा, Vd mL अपॉन में E/τ और नीचे गुणा में क्या था L और उसके साथ क्या था Li और A, ऊपर हो गया A और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I का मान हम जानते हैं रो बराबर क्या हो जाएगा, Vd इंटू देखिए L से L कैंसिल हो गया तो M × A बच गया, अपॉन में क्या हो गया E/τ और I का मान अगर हम देखिए I बराबर क्या होता है VDENA वीना से। ठीक है, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, Vd से Vd कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा M अपॉन n को बाहर रख लेते हैं, E का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, τ हो गया। ये संबंध आ जाता है हमें प्रतिरोधकता का मान। तो किसी तार के लिए प्रतिरोधकता का मान, ये सभी पदार्थों के लिए लागू है, सभी पदार्थों के लिए हमने क्या किया है, प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कर लिया है। तो रो बराबर क्या हो जाता है, mNE² τ, हमें इतना मान मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओम का जो नियम है V बराबर IR, उससे पहले हमें एक एक्सप्रेशन मिला था उसकी हम बात करते हैं।
उसकी बात करने के लिए देखिए हम देखते हैं कि वी डी बराबर हमारे पास दो समीकरण होती है। वी बराबर क्या हो जाता है आई अपॉन एन ई ए, और वी डी का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध होता है ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा ई आई अपॉन एन इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। यहाँ से देखिए रीअरेंज करें, आई को अगर मैं आगे भेज दूँ और ई टाउ को अगर मैं यहाँ से भेज दूँ तो आई अपॉन देखिए एन ई स्क्वायर टाउ ए बराबर क्या हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस पूरी राशि को आगे भेज दूँ तो ये देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम गुणा ई। अब ध्यान से देखिए आई अपॉन ए क्या होता है धारा घनत्व जे बराबर देखिए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। यहाँ से देखिए कि जे रो का मान हमें मिल गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो यहाँ से सिग्मा का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन रो, हम जानते हैं सिग्मा, ये क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो जो चालकता है उसका मान हमें मिल गया जो कि इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। ये है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जो कि क्या है जे बराबर सिग्मा ई। आपको याद रखना है जे बराबर सिग्मा ई से हम अगर ओम का वी बराबर आई आर की तुलना करें तो देखिए वो किस प्रकार हमें मिलेगा। यहाँ से अगर देखिए अगर हम सिग्मा की बात करें तो जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन रो इंटू ई हो जाएगा, और आई अपॉन ए हम इसको लिख सकते हैं, रो क्या होता है 1 अपॉन आर इंटू ए, ऊपर क्या चला जाएगा एल चला जाएगा, और ये ई हो जाएगा। ई को अगर मैं विभवांतर के टर्म में लिखूं तो ई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन एल। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, वी बराबर यहाँ से आर आगे चला जाएगा, क्या मिल जाता है हमें आई आर। यानी कि हम यहाँ से ओम के नियम का व्युत्पन्न कर सकते हैं। जो सूक्ष्म रूप है वहाँ से हमने वी बराबर आई आर का सत्यापन कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध की, तो ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तथा अनोमीय क्या होते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो कौन से हो जाते हैं अनोमीय प्रतिरोध हो जाते हैं। ओमीय प्रतिरोध के जो उदाहरण है उसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, नाइक्रोम हो गया, जो भी शुद्ध चालक पदार्थ है वो कैसे होते हैं ओमीय प्रतिरोध होते हैं। उसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो वो क्या हो जाता है वी तथा आई के बीच ग्राफ कैसा रहेगा, एकदम सीधी रेखा रहेगी। ये क्या है ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध है। जो अनोमीय प्रतिरोध है जैसे अर्धचालक हो गए, अर्धचालक डायोड हो गए, उनके बीच में जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसी डायोड के लिए अगर हम ग्राफ देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार रहता है। ये क्या है अग्र बायस है और ये पश्च बायस है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि V और I में जो संबंध है वो एक तरफा यानी कि सीधी रेखा नहीं है। ग्राफ अगर सीधा जाके आगे मुड़ जाता है तो यहाँ पे वो क्या दर्शा रहा है, अनोमीय पदार्थों को दर्शा रहा है। यानी कि V और I में जो संबंध हमें सीधा मिलना चाहिए, जो कि क्या दर्शा रहा है, प्रतिरोध दर्शा रहा है, समान होना चाहिए, वही ओम के नियम का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ये पदार्थ कौन से होते हैं, अनोमीय प्रतिरोध या अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि इसे 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी। ओम के नियम से हम जानते हैं, हमें दे रखा है प्रतिरोध का मान दे रखा है 50 ओम, विभवांतर का मान दे रखा है 200 वोल्ट, हमें क्या चाहिए, धारा का मान चाहिए। तो हम जानते हैं ओम के नियम से क्या मान आ जाएगा, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से V का मान दे रखा है 200 बराबर I हमसे पूछा है गुणा 50, I बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे 50 यानी कि 4 एम्पियर।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान दे रखा है 240 ओम, और धारा का मान हमें दे रखा है कितना, 0.5 एम्पियर। ओम के नियम से हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है आई आर। दोनों का मान रखोगे और आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, जो कि किस में आएगा, वोल्ट में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या निर्भर करता है, कैसे वो बदलाव होता है। तो सभी पदार्थों की अगर हम बात करें तो पदार्थों की प्रतिरोधकता में परिवर्तन दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम है जिसमें ताप के अंतर पर या परिवर्तन पर, और दूसरा है प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर। माना कि कोई तार है, माना T0 ताप पर तार या पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी है, प्रतिरोधकता है रो नोट, तथा ताप बढ़ाकर T करने पर प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है, रो हो जाती है। तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन कितने का आया, परिवर्तन आया रो माइनस रो नोट का। भाई इतना परिवर्तन आ गया, पहले इतना था अब इतनी होगी तो ये परिवर्तन आ गया। ताप में परिवर्तन वो कितना हो जाएगा, T माइनस T0। अब जो ये प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा पहली चीज़ तो किस पे, ताप के अंतर पर, और दूसरा किस पे करेगा, रो माइनस रो नोट किसके समानुपाती होगा, प्रारंभिक प्रतिरोधकता के। यानी इन दो बातों पे क्या करेगा, वो निर्भर करेगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर हम हल करते हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाता है कि रो माइनस रो नोट समानुपाती होगा किसके, रो नोट गुणा T माइनस T0 के। अब अगर हम ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा रो नोट T माइनस T0। अल्फ़ा यहाँ पे एक नियतांक है, अल्फ़ा एक नियतांक है जिसे ताप गुणांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का जो मात्रक है वो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड का इन्वर्स होता है। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो नोट प्लस अल्फ़ा रो नोट T माइनस T0। रो नोट को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0 हो जाएगा। अगर मैं परिवर्तन को इस प्रकार लिखूं तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T हो जाएगा। डेल्टा T यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तापांतर को दर्शा रहा है। तो सभी पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो इस प्रकार आ सकता है। सीधा आपको क्या दे रखा होगा, मान दे रखा होगा, आपको इसमें पुट करना है और आप प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, जिसमें अतिचालकता है। अतिचालकता क्या होती है कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य हो जाए, यानी T टेंस टू 0 में रो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी अति अल्प तापमान पे प्रतिरोधकता मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। वो क्या होते हैं, अतिचालक, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। यानी उनमें प्रतिरोधकता बचती नहीं है, प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, और उस गुण को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। नेक्स्ट है धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता को हम जानते हैं कि रो बराबर क्या हो जाती है, m/n(e²) टाउ। ये क्या है, प्रतिरोधकता है। और चालकता क्या हो जाती है, n(e²) टाउ अपॉन क्या हो जाता है, m। ये दोनों मान होते हैं किसी भी पदार्थों के लिए।
अब देखिए धातुओं पर क्या असर रहेगा ताप बढ़ाने पर, तो ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण क्या है कि ताप से इलेक्ट्रॉनों में होने वाली टक्करें बढ़ जाती है, जिससे विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। अब देखिए रो बराबर क्या है, रो बराबर होता है m/n e²τ। अगर ये टाउ का मान कम हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास ताप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी होगी, जल्दी टक्कर होगी तो समय जो है उनके बीच में लगने वाला वो कम हो जाएगा, समय कम होगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम ग्राफ की बात करें प्रतिरोधकता तथा ताप में, तो वो क्या रहेगा कि वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में उसके पास कुछ हम प्रतिरोधकता लेकर चलते हैं, एकदम शून्य प्रतिरोध की बात नहीं करें, क्योंकि धातु के पास भी क्या रहती है, कुछ प्रतिरोधकता रहती है। और अगर हम बात करें यहाँ से देखिए चालकता, तो अगर हम प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, अगर समय कम होगा तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं, विपरीत रहते हैं। सिग्मा समानुपाती, सिग्मा बराबर क्या होती है, 1/ρ के होती है। यानी प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिश्र धातुओं के लिए, तो मिश्र धातुओं के लिए क्या होता है कि मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता लगभग नियत रहती है। मिश्र धातुओं में क्या होता है कि जब हम धातुओं को मिश्रित करते हैं तो जो रो बराबर m/n e²τ है, उसमें क्या होगा कि इनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उनकी संख्या बढ़ गई धातुओं के अलग अलग मिश्रण से, तथा उनमें जो तापमान है, जो धातुओं में क्या होगा, तापमान बढ़ाने से वापस से जो टक्करें हैं वो बढ़ेगी, तो वो जो समय है वो कम होगा। इन दोनों का प्रभाव आपस में क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है, और रो है लगभग क्या रहता है, नियत रहता है। यानी कि रो तथा तापमान में अगर हम ग्राफ देखें तो वो लगभग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। जो कैसे लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो परिवर्तन अगर है भी तो एक्सपोनेंशियली नहीं, यानी एकदम से बढ़ेगा नहीं, अचानक से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए कि हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, m/n e²τ होता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे वो भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी उनका इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व बढ़ जाता है तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है। यानी कि यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ देखें रो और तापमान में, तो वो किस प्रकार रहेगा, एक्सपोनेंशियली डीके रहेगा। यानी कि ग्राफ क्या रहेगा, कम होता रहेगा। और जो प्रतिरोधकता है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे कि प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, उससे चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि सिग्मा क्या होती है, समानुपाती 1/ρ के, तो रो अगर कम हो रहा है तो चालकता बढ़ जाएगी।
प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव के कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो देखिए, प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, लिख सकते हैं। तापमान बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक की प्रतिरोधकता में क्या अंतर आता है, देख लिया हमने। बात कर ली किसी धातु की प्रतिरोधकता ताप के साथ क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो समान रहता है, लेकिन जो विश्रांति काल है उसका मान कम हो जाता है, तो तापमान के साथ उसका मान बढ़ने लगता है। अर्धचालक और कुचालकों में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्यों घटती है, ये भी हम देख लिया, क्योंकि सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। तापीय गुणांक उसका अल्फा का क्या होता है, इसका ऐसे मात्रा लिख सकते हैं। यदि धातु की प्रतिरोधकता, अब एक न्यूमेरिकल की अगर बात करें, टी नोट हमें दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। धातु की प्रतिरोधकता कितनी है, 1.5 गुणा 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। उसका तापीय गुणांक अल्फा का मान हमें दे रखा है 0.003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, और टी बराबर हमें पूछा गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोधकता रो का मान कितना होगा। अगर हम सूत्र में मान रखें तो हम जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ताप में कितना अंतर आया है, रो का मान हमसे पूछा है, रो नोट की वैल्यू हमें दे रखी है। रो नोट का मान कितना हो जाएगा, रो नोट दे रखा है 1.5 गुणा 10⁻⁸ 1 प्लस अल्फ़ा का मान हमें दे रखा है 0.003 इंटू में क्या हो जाएगा, ताप का अंतर डेल्टा टी। 50 में से कितना निकालेंगे, 20, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या मिल जाता है इसका मान। यहाँ से हम रो की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और रो किस में आएगा, रो आएगा ओम इंटू मीटर में। ये जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सर इतना आंसर आ रहा है। जिसके सारे आंसर सही होंगे मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा कि ये इसके सारे सही आंसर है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकें। नेक्स्ट है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। जो युक्तियां प्रतिरोध उत्पन्न करती है उन्हें हम प्रतिरोधक कहते हैं, और उनका संयोजन किस प्रकार हो सकता है। किसी भी परिपथ में अगर हम बात करें तो प्रतिरोध को हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि ये क्या बता रहा है, प्रतिरोध बता रहा है। तो किसी भी परिपथ में अगर हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसको बैटरी के साथ हम जोड़ देते हैं और ये परिपथ बन जाता है। अगर हम इसे R1 बोलें, इसे R2 बोलें, इसे R3 बोलें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे अगर V वोल्ट हम लगा रहे हैं, V वोल्ट लगाने से इसमें धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो सभी में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो परिपथ में धारा क्या रहेगी, परिपथ में धारा का मान समान रहता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो समान नहीं रहेगी, वो है विभवांतर। तो सभी पर विभवांतर हम मानते हैं, इस पे विभवांतर V1 आता है, इस पे V2 आता है, V3 है, टोटल हमने कितना दिया था V। तो परिपथ में कुल विभव कितना है, कुल विभव या विभवांतर कितना है, V है, उसका मान क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम ओम के नियम से V का मान रख देते हैं तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। R हमने मान लिया कुल प्रतिरोध है, बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तीनों जगह मैंने I लिखा है क्योंकि धारा का मान सब जगह क्या रहता है, समान रहता है। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, R इसे हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो आप डायरेक्ट उन्हें जोड़ सकते हैं। यदि n प्रतिरोध जुड़े हो, यदि n समान प्रतिरोध जुड़े हो तो R तुल्य कितना हो जाएगा, R तुल्य हो जाएगा, देखिए R प्लस R कितने तक, n तक, यानी कि R तुल्य का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से R तुल्य का मान हो जाएगा n इंटू R। यानी प्रतिरोध का मान जब समांतर जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि प्रतिरोध तो हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनके जो दोनों सिरे हैं वो एक बिंदु पर मिलते हो, और उस बिंदु का जो विभवांतर है वो क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार सेल से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम बोल देते हैं R1, ये R2 और ये R3। दोनों सिरों पर विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन एक चीज़ है जो समान नहीं रह पाएगी, वो है धारा। यहाँ से कुल धारा I आती है, वो धारा अब 2-3 शाखाओं में बढ़ जाएगी, यानी I1 यहाँ पे हो जाएगी I2 और यहाँ हो जाएगी क्या, I3। तो परिपथ में विभवांतर समान रहता है, परंतु परिपथ में
कुल धारा कितना हो जाएगी, I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से अगर हम धारा का मान रखें, ओम के नियम से, तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R। R यहाँ पे है टोटल प्रतिरोध, इसका बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इस प्रकार जुड़ जाएंगे, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन R, ये क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस प्रकार हमारा जो समांतर क्रम संयोजन है वो हो जाता है। यदि n समान प्रतिरोध जुड़े हो, यदि n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन R तुल्य कितना हो जाएगा, R तुल्य हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कहाँ तक 1 अपॉन n तक, यानी कि n संख्याओं तक ये क्या चलता रहेगा, हम इनको जोड़ते रहेंगे। तो n तक अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मान कितना मिलता है Vn अपॉन, तो 1 अपॉन R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, R तुल्य हो जाएगा n अपॉन R। क्या यही आंसर रहेगा, नहीं, R तुल्य का मान हमसे पूछ जाता है, कभी भी 1 अपॉन R नहीं। तो R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, इसका प्रतिलोम कर देंगे तो R अपॉन क्या हो जाएगा n, यानी कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यदि n समान प्रतिरोध जोड़ते हैं तो कितना मान हो जाएगा, R बटा n हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विद्युत सेल की। विद्युत सेल क्या होता है कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे विद्युत सेल कहलाती है। और विद्युत सेल के द्वारा दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए विद्युत सेल क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो धातुओं की पट्टियां लगी रहती है और इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ रहता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होता है कि अभिक्रिया करते हैं और आयनों में टूट जाते हैं। जो प्लस आयन होते हैं वो एक प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं और जो सारे ऋण आयन है वो दूसरी प्लेट पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एनोड, और जो दूसरी टर्मिनल है, दूसरा जो टर्म है उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये दो रोड हो जाती है। अब इन्हें हम क्या करते हैं, इस पे प्लस आवेश आ गया, इस पे आगे ऋण आवेश आ गया, इसको अगर हम बाहर दूसरे सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो उसका काम क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार विद्युत सेल एक क्या है, युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित होती है। विद्युत ऊर्जा इस प्रकार संचित रहती है क्योंकि विभवांतर से आवेश जो है वो परिपथ में गति करता है और उस आवेश की गति के कारण जो कार्य होता है वो किस में होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में रूपांतरित होती है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो वो डिवाइस क्या होता है, विद्युत सेल होता है। इसके बाद देखिए विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है कि जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। इसको हम वापस से चार्ज नहीं कर सकते। और जो द्वितीयक सेल है उसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम आवेशित करके वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राथमिक सेल एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके बाद वो सारा डिस्चार्ज हो जाता है, वापस से फिर उसको हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है सेल का विद्युत वाहक बल। प्रति एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। खुले परिपथ की वोल्टता। देखिए जो सेल होता है वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि किसी भी परिपथ में विभवांतर उत्पन्न कर देना। विभवांतर जब वो उत्पन्न करता है तो क्या होता है कि जो सेल है सेल का जो टर्मिनल्स है दोनों, एक प्लस और एक माइनस है, इन दोनों के बीच में जितना विभवांतर होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। इसे हम ई से दर्शाते हैं और यह एक बल नहीं होता है, यह क्या है, एक विभवांतर है, एक विभवांतर है। यानी कि अगर हम किसी भी परिपथ को खुला रख देते हैं, यानी अभी कोई भी डिवाइस नहीं जुड़े हुए हैं, तब ये सेल कितना विद्युत वाहक बल, कितना विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, तो वह जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है उसे हम ई से दर्शाते हैं और जो विभवांतर है उसी को हम ई कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट। इसकी परिभाषा के अनुसार देखिए, प्रति एकांक धनावेश यानी कि एक एकांक धनावेश प्लस 1 कूलाम को हम कितना उस पूरे परिपथ में घुमाते हैं, कितना कार्य होता है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसके बाद है सेल का टर्मिनल विभवांतर। प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल अगर हम बाहर से किसी दूसरे परिपथ में कनेक्ट कर देते हैं तो अब जो विभवांतर हमने लगाया था ई जो था वो क्या हो जाएगा, इस प्रतिरोध की वजह से यहाँ पे बाहर हमें कितनी वोल्टता मिलती है उसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनल वोल्टता। यानी कि पहले हम एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ला रहे थे, अब हम पूरे परिपथ में उसको घुमा रहे हैं, यानी पूरे परिपथ में कार्य करना पड़ रहा है, तो उसमें हमें जितना विभवांतर लगता है वही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता, यानी बंद परिपथ की वोल्टता होती है, जिसे हम क्या दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। यह क्या होती है, टर्मिनल विभवांतर, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, टर्मिनल वोल्टता। इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। ठीक है, तो ये भी एक विभव है, ये बंद परिपथ का विभवांतर होता है, और ई क्या होता है, खुले परिपथ का विभवांतर होता है, खुले परिपथ का, और वी क्या है, बंद परिपथ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल के इलेक्ट्रॉनों को तार से जोड़ दिया जाए तो सेल के भीतर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। अगर हम बात करें तो जो ये सेल था, इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ रहता है। अगर हम इसको बाहर किसी प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अब ये जो धारा है वो यहाँ इसके सेल के अंदर भी प्रवाहित होती है, तो सेल के अंदर जो धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। स्मॉल r क्या है, यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध कैसा भी हो उसका मात्रक हमेशा क्या रहता है, ओम ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखिए, तो किसी भी परिपथ में अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास ये परिपथ है, इस परिपथ में हमारे पास कुल धारा प्रवाहित हो रही है I। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, स्मॉल r है, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है। ठीक है, बाहर से हमें वोल्टता कितनी मिलेगी, V वोल्टता मिलेगी। तो देखिए, अब ये धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो हमें इधर इस सेल के अंदर वोल्टता कितनी मिलेगी, ओम के नियम से I × R। तो देखिए, कुल जो विभवांतर है, कुल विभवांतर वो क्या हो जाएगा, देखिए टर्मिनल विभवांतर प्लस सेल के अंदर विभव पतन, यानी सेल में कितना विभव यूज हो रहा है, कुल विभवांतर कितना है, E है। ठीक है, सेल के द्वारा जितना लगाया जा सकता है मैक्स इतना है। अब टर्मिनल वोल्टता हमारे पास कितनी है, V है, और सेल के अंदर R प्रतिरोध है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल IR। ये हो जाता है इन दोनों में संबंध। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या हो जाता है, E - IR। तो आंतरिक प्रतिरोध अगर है तो हमें टर्मिनल वोल्टता कम मिलती है, और अगर हम आंतरिक प्रतिरोध को शून्य कर देते हैं, मान लेते हैं कि सेल के अंदर कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो V का मान ही क्या हो जाता है, E के मान के बराबर हो जाता है। यदि आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया हो तो हमें चाहे V बोले या E बोले, दोनों का मान समान ही रहता है, कोई भी फर्क नहीं होता है। आंतरिक प्रतिरोध जब दे रखा होता है तो V और E के मान में संबंध क्या रहता है, V बराबर क्या हो जाता है, E - IR हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें R का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो V बराबर क्या हो जाता है, E - IR। यहाँ से स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा E - V/I हो जाएगा। ठीक है, ये एक मान हो गया जब धारा दे रखी हो। जब धारा नहीं दे रखी हो तो R बराबर हम क्या लिख देंगे, E - V/ I बराबर क्या हो जाता है, V/R हो जाता है। तो यहाँ से V और R इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का बाह्य प्रतिरोध के साथ संबंध। यहाँ पे V क्या है, E है विद्युत वाहक बल, V है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता, कैपिटल R है यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध। और ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से जो धारा है I
वो क्या हो जाता है कुल विद्युत वाहक बल अपोन में क्या हो जाता है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध यानी कि अगर हमें कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है ई होता है और प्रतिरोध का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो कैपिटल आर तो बाहर लगा हुआ है प्लस स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ से आई का मान हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल के साथ भी संबंध आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलों के संयोजन की, तो सेलों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों को अगर हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि जो पहला सेल है उसका सेकंड टर्मिनल दूसरे सेल के प्रथम टर्मिनल के साथ, फिर दूसरे सेल का दूसरा जो टर्मिनल है वो तीसरे के प्रथम के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये किसी एक प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है आई और इसका कुल प्रतिरोध कितना है आर है। अब अगर मैं बात करूँ तो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, क्रम से R1, R2 और R3 हो जाएंगे। ये सेल है और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है E1, ये है E2 और ये है E3। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हम जानते हैं धारा जो I है, I का मान क्या होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बोलूँ या फिर कुल विभवांतर बोलूँ, कुल विभवांतर अपोन में क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए आई कुल विभवांतर को हम बोल देते हैं ई तुल्य। ठीक है भाई, इस पूरे परिपथ का ई अपोन में कुल प्रतिरोध, एक प्रतिरोध तो बाह्य है हमें दे रखा, प्लस में देखो कितना हो जाएगा आर तुल्य जो कि सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो ई तुल्य है वो क्या हो जाएगा आई बराबर ई तुल्य, यहाँ पे कुल विभवांतर कितना है E1 प्लस E2 प्लस E3 अपोन में कैपिटल आर प्लस आर, सभी प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से हमें विद्युत धारा का मान मिल जाएगा। और इसकी तुलना अगर हम यहाँ से करते हैं तो E जो तुल्य है वो कितना मिल जाता है, वो मिल जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और जो R तुल्य है उसका मान कितना मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इस चीज़ में एक और ध्यान रखना है कि अगर हम सेलों को इस प्रकार जोड़ दें, देखिए कि अगर एक सेल इस प्रकार जुड़ा हुआ है और दूसरा सेल को हम इस प्रकार जोड़ दें, यानी कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, तो अब क्या होगा कि अगर इसका मान हम E1 मानते हैं, इसका मान E2 मानते हैं, तो अगर इन दोनों में से E1 बड़ा है E2 हम लेते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी E1 के प्रभाव में रहेगी। ठीक है, और जो I का मान है वो कितना हो जाएगा E1, अब प्लस नहीं होगा क्योंकि देखिए इनकी ध्रुवता हमने क्या कर दी है विपरीत कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो E1 माइनस E2 अपोन में कैपिटल R बाहर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाएंगे R1 प्लस R2, दोनों अभी भी जुड़ जाएंगे क्योंकि प्रतिरोध क्या नहीं माइनस में नहीं होता है, प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में थे तो दोनों को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस प्रकार भी ध्रुवता निकाल सकते हैं। तो सेल अगर इस प्रकार हो यानी माइनस, यानी यहाँ से यहाँ धारा प्रवाहित हो रही हो, तो ये कैसा होता है निरावेशित होता है, निरावेशित यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर हम सेल के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं इस प्रकार, तो सेल क्या हो रहा है आवेशित हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, सेल कैसा हो रहा है चार्ज हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में हम सेल को इस प्रकार जोड़ देते हैं कि जो सभी बिंदु है वो क्या हो जाएंगे एक पॉइंट पे जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे एक बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे, ये इसका मान R है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मान हम दे देते हैं E1, ये E2 और ये E3, इनका प्रतिरोध क्रम से कितना है R1, इसका R2 और इसका R3। अब देखिए यहाँ से जो धारा है, क्योंकि तीन सेल है तीनों का प्रतिरोध विद्युत वाहक बल अलग अलग है, तो यहाँ से धारा हमें क्या मिलती है अलग अलग मिलती है। इसका मान कितना हो जाएगा I3, इसका मान कितना हो जाएगा I2 और इसका मान कितना हो जाएगा I1 हो जाएगा। और जो ये धारा है वो कुल मिला के कितनी हो जाएगी I हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार अगर हम सिंपल केस लेते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ दो सेलों का संयोजन देखते हैं, सिर्फ दो सेलों का ही क्या करते हैं एक बार संयोजन करके हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए धारा I बराबर क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 हो जाएगी।
ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो I बराबर देखिए I1 क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R प्लस R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस I2 E2 अपॉन R2, R1 अपॉन E2 अपॉन R2 हो जाएगा। ये दोनों धाराओं का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें टर्मिनल वोल्टता की, तो वो हमें क्या मिल जाएगी, समान मिलेगी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस इस सेल के लिए हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, ठीक है। और V बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2, ठीक है। तो यहाँ से हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो I1 और I2 यहाँ से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से I1 बराबर कितना हो गया, I1 हो गया E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। ये 3 समीकरण हमें मिल गए, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है। I1 और I2 का मान हम यहाँ पे रख देंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना कि मैंने यहाँ पे दोनों जगह V रखा है, क्योंकि इसके दोनों सिरों पे तो विभवांतर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। हमें वही वोल्ट चाहिए होता है जो कि इसके दोनों सिरों पे रहेगा। तो V का मान क्या रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा। अब हम यहाँ पे समीकरण जो है इसको हम 5 बोल देते हैं। समीकरण 5, 3 और 4 से, समीकरण 5, 4 तथा 3 से समीकरण क्या है, I बराबर होता है I1 प्लस I2। I1 और I2 का मान रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2, ये हो जाएगा E1 माइनस V इंटू R2 प्लस क्या हो जाएगा, E2 माइनस V इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा, E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 R2, ठीक है। यहाँ से देखिए V वाली टर्म को अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर E1 R1 R2 प्लस E2 R2 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस V को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में क्या बच जाएगा, अपॉन में है R1 इंटू R2। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो देखिए प्लस V I बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 R2 प्लस E2 R1 ना, यहाँ पे क्या है, R1 है, अपॉन में R1 R2 माइनस में V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 R2, ठीक है। यहाँ से V को अगर मैं आगे भेज दूँ तो V R1 प्लस R2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस I, ठीक है। अब देखिए V बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं आगे मल्टीप्लाई में भेज दूंगा तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये बटा मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस I गुणा में क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2। इसकी देखिए तुलना कीजिए समीकरण V बराबर E माइनस I R से। तो ये V है कुल विभवांतर, और E क्या यहाँ पे विद्युत वाहक बल तुल्य हो जाएगा, R क्या तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसकी तुलना करने से हमें क्या मिल जाता है, तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल मिल जाता है। तो V बराबर E माइनस I R से तुलना करने पर हमें E का मान कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R जो तुल्य है, R जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या मिल जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। इसको हम स्मॉल r बोल देते हैं क्योंकि ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये जाएगा, तो ये E तुल्य का मान आ गया, और ये क्या हो गया, R तुल्य का मान आ गया, जब दोनों कैसे हो, समांतर क्रम में सेल जुड़े हो।
समांतर क्रम में सेल जुड़े हो तो इसको देखिए सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं आर तुल्य 1/r तुल्य क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का समापन हम जानते हैं 1+R1/1 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा और यहाँ से E1 × R2 + E2 × R1 इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। E अगर 3 रहेगा तो E3 × R3/R1 + R2। इस प्रकार हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और समांतर क्रम में इन दोनों का मान आ जाता है। डायरेक्ट आपको मान याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। तो किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। कार्य क्या होता है, किसी भी एक आवेश को किसी विभव द्वारा चलाने में किया गया कार्य, यही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। W बराबर क्या हो गया, Q × V। हम विभव की परिभाषा से कार्य में इनका संबंध देखते आ रहे हैं। अब यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर Q बराबर क्या होता है, देखो धारा विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा की परिभाषा से हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। अतः W बराबर क्या हो जाएगा, I × T × V। या फिर इसको हम क्या ले सकते हैं, W बराबर W = VIT। ये मान आ गया। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। यानी कि यहाँ से W बराबर क्या लिख सकते हैं हम, W बराबर हो जाएगा IR, I का I के साथ गुणा हो जाएगा I²RT। तो ये क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ये दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा के मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो ऊर्जा कैसी भी हो उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कि मेगा जूल या फिर मिली जूल होता है तो वो क्या होता है 10⁶ जूल हो जाएगा, 10⁻³ जूल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम लिख सकते हैं इसके मात्रक के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की, विद्युत शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति। पावर बराबर होता है W/T। W का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, I²R × T में क्या हो जाएगा T। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, I²R। ठीक है, और अगर मैं I की वैल्यू क्या लिख दूँ, V/R लिख दूँ, क्योंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो इसका अगर मैं मान रख दूँ यहाँ पे तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा V² में क्या हो जाएगा R। ये भी मान लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से IR को V बदल दूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, V × I। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए इस संबंध को हम कैसे ला सकते हैं। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, Q × V। दोनों तरफ अगर मैं T से भाग दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर I × V। यहाँ से भी हम इसका सीधा संबंध निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है, जो और अन्य मात्रक इसके देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसके अलावा अगर और मात्रक देखें तो एक हॉर्स पावर मात्रक होता है जो कि कितने के बराबर होता है, 746 वोट के बराबर होता है। और अगर हम बात करें मेगावाट की, है ना, मेगावाट क्या होता है, मेगावाट होता है, किलोवाट होता है 10⁻³ और मेगावाट होता है 10⁻6 वोट और किलोवाट होता है 10⁻³ वोट। आपने एक चीज़ देखी होगी, घरों में जब बिल आता है तो उसमें हम कहते हैं कि 1 यूनिट बिल आया है। तो 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट × आवर। यानी 1 घंटे में कितने किलोवाट की खपत हुई है। अगर हम इसका मान जूल में निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻3, ये तो हो गया वोट। घंटे की अगर मैं बात करूँ और में सेकंड में अगर हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 घंटे हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3.6 × 10⁻6 जूल किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट × आवर। यानी ये क्या है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट में इतनी ऊर्जा खर्च होती है, इतनी ऊर्जा। ठीक है, और जो हाई ट्रांसफॉर्मेशन लाइन होती है यहाँ से लेकर अगर दूर तक सिटी में अगर हमें करना है तो हम उच्च वोल्टता से विद्युत का ट्रांसफ़र करते हैं, उच्च वोल्टता से। ठीक है, तो ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो उसमें क्या होती है, हानि कम होती है और विद्युत हानि कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत
सेल के अभ्यास की, तो विद्युत सेल क्या है, इसके द्वारा कौन कौन से प्रकार होते हैं हम बात कर लेंगे, और इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत सेल का ऐच्छिक विभव 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, यदि इसे 2 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करें। धारा का मान हमें दे रखा है, धारा का मान हमें ज्ञात करना है, और आंतरिक प्रतिरोध R का मान है 0.5 ओम और बाह्य प्रतिरोध कितना है 2 ओम। फिर ऐच्छिक विभव E का मान हमें दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो हम जानते हैं I बराबर क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कितना है 2 है ना ये, ठीक है 2 ओम, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2.5 एम्पियर, इतना मान यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा कि 2 सेल क्रम से 2 वोल्ट और 3 वोल्ट के ऐच्छिक विभव के साथ श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, यदि दोनों का आंतरिक प्रतिरोध इतना है तो 5 ओम की प्रतिरोध जुड़ा, तो परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों, तो टोटल जो E है वो कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि 5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध दोनों की कितनी 0.5 ओम है, तो R जो टोटल है वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है दोनों इसलिए ये हो जाएगा 1 ओम, और जो बाह्य प्रतिरोध है वो दे रखा है हमें 5 ओम। यहाँ से हम I याद करेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कि 5/6 एम्पियर, यहाँ से हमें मान मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत परिपथ की, तो देखिए विद्युत परिपथ में सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला है विद्युत परिपथ, विद्युत संयोजन तारों से जुड़े हुए विद्युत अवयवों व विद्युत वाहक बलों के स्रोतों का समूह विद्युत परिपथ कहलाता है। संधि, किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है संधि कहलाती है। शाखा क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जिसमें विद्युत धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाती है। पास, विद्युत परिपथ में ऐसा बंद परिपथ जिसमें विभिन्न चालक प्रतिरोध व विद्युत अवयव लगे हो, पास कहलाता है। अब मैं एक परिपथ बनाता हूँ जिसमें एक प्रतिरोध, संधारित्र, एक बैटरी और उसके साथ एक प्रेरकत्व लगा हुआ है। तो ये क्या है, एक पूरा परिपथ कहलाता है। इसमें देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जो कि क्या है विद्युत वाहक स्रोत है। अब यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ धारिता लगी हुई है, संधारित्र लगा हुआ है, और यहाँ के एक L प्रेरकत्व लगा हुआ है। अब देखिए कि सबसे पहले बात करें, ये पूरा क्या है विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ में संधि क्या होती है कि किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है संधि कहलाती है। तो बैटरी से अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं I, तो ये जाएगी इस R में, फिर यहाँ से धारा का मान अलग हो जाएगा क्योंकि देखो शाखा अलग बदल गई है, तो ये जगह I1, इसको हम बोल देते हैं I2। ठीक है, अब देखिए कि जो संधि है ये होता है संधि पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे ये शाखा मिल रही है, और ये क्या होती है शाखा कहलाती है किसी विद्युत परिपथ का वैसा जिसमें विद्युत धारा का मान समान। देखिए यहाँ से I1 जाएगी, यहाँ भी I1 रहेगी, यहाँ भी I1 रहेगी, इसमें पूरी क्या रहेगी I2 रहेगी। तो ये एक पूरी शाखा है, ये एक पूरी शाखा है, और ये क्या है संधि पॉइंट है जहाँ पे शाखाएं मिलती है। पास है ये पूरा बंद परिपथ, ये पास 1 है और ये पास 2 है, तो ये 2 पास होते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे परिपथ को समझते हैं। नेक्स्ट है किरचॉफ के नियम। देखिए किरचॉफ ने किसी भी परिपथ को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नियम दिए थे कि अगर हम किसी भी परिपथ में धारा का मान, प्रतिरोध का मान या फिर विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं तो किरचॉफ के नियम से आसान हो जाता है। पहला है किरचॉफ का नियम कि किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि अगर मैं एक परिपथ बनाऊं और उस परिपथ में कुछ इस प्रकार युक्तियां जुड़ी हुई है, और यहाँ पे ये जो संधि है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से धारा I आ रही है तो यहाँ से I1 और यहाँ से क्या जाएगी I2 धाराएं चली जाएगी। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी कि समेसन I बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं I माइनस I1 माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस है वो कौन सी धारा लेनी है, प्लस कौन सी धारा लेनी है, उसके लिए एक नियम है चिन्ह परिपाटी का नियम। जो चिन्ह है वो कैसे देखेंगे, संधि की तरफ आने वाली धाराएं, संधि की तरफ आने वाली धाराएं, आने वाली धारा को हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, और जाने वाली धारा को हम क्या लेंगे, जाने वाली धारा को हम लेंगे
नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ये देखिए आई धारा आ रही है तो प्लस और जाने वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये है संधि का नियम या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम। नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों एवं सेलों पर विभवपातनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यदि हमारे पास कोई परिपथ है इस प्रकार है जहाँ पे हमें खूब सारी सेल और प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और हम उनके पास की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो इन सभी का जो विभव पतन है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब यहाँ पे दो पास है, ये अगर हम बोल देते हैं पास 1 और ये होता है पास 2। मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की एक, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से इसके द्वारा धारा प्रवाहित करता हूँ तो यहाँ से धारा जाएगी, आई धारा हो जाएगी, यहाँ धारा बढ़ जाएगी I1 और ये क्या हो जाएगा I2 और इसमें से टोटल धारा आ रही है I। फिर ये I1 धारा आगे जाएगी, यहाँ पे मिलके टोटल I धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब देखिए इसमें ये क्या कहता है कि टोटल कितनी विभवांतर हम आ रहे हैं और वो बराबर किसके होगा, समेशन IR के। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, यानी कितने प्रतिरोध का बीच में विभव पतन हो रहा है वो सब किसके बराबर होगा, जितनी वोल्टता हमें मिल रही है, यानी कि समेशन E बराबर क्या हो जाएगा, समेशन IR। सबका हम योग कर देंगे। यहाँ से देखिए जैसे पास 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा -E1 प्लस IR2 प्लस IR1 और यहाँ से धारा जा रही है I2 और प्लस सिरे से जा रही है माइनस में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा -E2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये E2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये एक समीकरण बन जाती है इस लूप के लिए। अब लूप में भी दो डायरेक्शन लेनी होती है हमें कि या तो लूप को हम इस प्रकार मानते हैं या फिर लूप में हम उसके विपरीत दिशा में मानते हैं। लूप में अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारे लूप की दिशा है और प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिसमें धारा इस प्रकार जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव IR हो जाएगा। और अगर हम लूप की दिशा विपरीत लेते हैं तो क्या हो जाएगा -IR, धारा के विपरीत दिशा में। सेल के लिए अगर हम बात करें तो सेल के अंदर देखिए अगर हम लूप की दिशा इस प्रकार है, प्लस से लेकर माइनस की तरफ जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस होगा, और अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन दोनों का जो चिन्ह प्रॉपर्टी है वो देखते हैं और पूरा पास का नियम हम लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो चार प्रतिरोधों में हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। जैसे CF व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों, एक धारामापी व एक सेल को परस्पर जोड़कर एक विशेष परिपथ बनाया। सिद्धांत इसका क्या कहलाता है कि व्हीटस्टोन सेतु एक सरल सुग्राही परिपथ है जो धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर हम बनाएं विद्युत जो व्हीटस्टोन सेतु है वो इस प्रकार बनता है कि चार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जिनको हम इस प्रकार जोड़ते हैं और उनके मध्य में एक हम जोड़ देते हैं धारामापी, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक कुंजी और फिर यहाँ से हम एक अलग प्रतिरोध लगा देते हैं, फिर यहाँ पे भी एक प्रतिरोध लगा देते हैं। इन प्रतिरोध के नाम देते हैं PQRS। ये चार प्रतिरोध है, इन चारों प्रतिरोधों को हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। यहाँ से धारा कितनी जाती है, I धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से I1 हो जाती है, ये धारा क्या हो जाती है, I2 हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, सारा व्हीटस्टोन सेतु है। यहाँ पे एक कुंजी और मान लेते हैं जो कि बैटरी से पूरे सर्किट को करंट करती है। ये K1 है और ये क्या है, K2 है। अब सेतु में कुंजी K1 व K2 को ऑन करने पर परिपथ में विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होती है। व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार लिया जाता है कि धारामापी भुजा के दोनों सिरों पर विभव समान हो। इस स्थिति में धारामापी से प्रवाहित धारा शून्य होती है। इस अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। संतुलन अवस्था का मतलब यह है कि इसके अंदर जाने वाली धारा को हम IG बोलते हैं, उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। ये शून्य होगा तभी यहाँ पे एक संतुलन की अवस्था होती है। जो भी हमें अज्ञात प्रतिरोध है वो हमें ज्ञात करने को मिल जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, उसका सिद्धांत याद रखना और कार्यविधि किस प्रकार वो कार्य करता है वो हमें ज्ञात करना है। अब अगर हम देखें संतुलन अवस्था की शर्त क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक शर्त, अगर हम देखें कि हमारे पास एक व्हीटस्टोन सेतु है जिसपे चार प्रतिरोध लगे हुए हैं और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो कि धारामापी है और यहाँ पे मैंने चार प्रतिरोधों को इस प्रकार कनेक्ट कर दिया है जो कि एक सेल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रतिरोध है P, ये है Q,
ये आर और ये एस। ठीक है, यहाँ से हमने माना कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ आगे जाके ये क्या हो जाएगी I1 और ये क्या हो जाएगी I2। I1 धारा भी आगे जाके बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके अंदर धारा कितनी जा रही है, IG धारा जा रही है, और यहाँ कितनी बच जाएगी I1 माइनस IG संधि के नियम से, क्योंकि टोटल धारा किसके बराबर होनी चाहिए, जाने वाले की धारा। यहाँ पे क्या हो जाएगी I2 धारा यहाँ से आ रही है, IG धारा यहाँ से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा I2 प्लस IG धारा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगी, I धारा यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से हमने पूरी धारा को दर्शा दिया। अब देखिए अगर हम ABCD 4 पॉइंट लेते हैं, इनमें अगर हम किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो लगाते हैं, तो पहला पास और दूसरा पास हम लेते हैं। पहले पास की डायरेक्शन जो है हम इस प्रकार मानते हैं। ठीक है, यहाँ से अब किरचॉफ नियम के सेकंड नियम को भी आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से धारा कितनी जा रही है I1P, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होगा, यहाँ से I इंटू पी, I1 इंटू पी, और यहाँ से देखिए I1 प्लस में क्या हो जाएगा I1 IG इंटू क्या हो जाएगा, इसका हम प्रतिरोध मानते हैं G। और यहाँ से देखिए अब धारा इस दिशा में है, पास इस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस I2 इंटू R बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे कोई भी स्रोत नहीं है, तो इन तीनों का जो विभव पतन है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यही क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है। अब इसके बाद द्वितीय लूप में, यानी कि किरचॉफ के नियम से ये लूप कौन सा था, ABD में। अब किरचॉफ के नियम से BCD में, BCD में अगर हम लूप की दिशा भी इसी प्रकार मानते हैं, तो यहाँ से देखिए I1 माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा Q, और यहाँ से देखिए ये क्या है, माइनस दिशा में जा रहे हैं, धारा इस दिशा में, हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस IG इंटू G बराबर क्या हो जाएगा 0। तीन यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो तीनों का प्रतिरोध की वजह से हमने विभव पतन लिख लिया, और उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए धारा संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था या शून्य विक्षेप के लिए, शून्य विक्षेप के लिए, शून्य विक्षेप का मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि अब हम समीकरणों में IG का मान क्या कर देंगे 0, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में IG का मान अगर रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी I1 इंटू पी, प्लस में ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस I2 इंटू R बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो IG का मान तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा I1 इंटू Q, माइनस में I2 है, IG का मान 0 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा I2 इंटू S बराबर में देखिए यहाँ भी क्या है 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ये होगी समीकरण 4, ये होगी समीकरण 4। तो दो समीकरण हमें मिल गई है 3 और 4। समीकरण 3 और 4 से हम क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण 3 और 4 से हम ज्ञात करें, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम जानते हैं कि I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू क्या था R था बराबर 0, और यहाँ था I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0। अब देखिए समीकरण 1 में अगर हम इनका मान रखें, तो I1P बराबर क्या हो जाएगा I2 इंटू R, I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा R अपॉन P, और यहाँ से क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा S अपॉन Q। समीकरण 6 और ये क्या हो जाएगी, समीकरण 7 हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों में से देखें, तुलना करें समीकरण 6 और समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R अपॉन P बराबर क्या हो जाएगा S अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये होती है इसकी संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था की कंडीशन, संतुलन अवस्था की शर्त। यानी कि शर्त में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको रीअरेंज करके हम ये भी लिख सकते हैं कि P अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन S, या फिर इसको और रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये संतुलन की अवस्था मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर कोई भी व्हीटस्टोन सेतु अगर हमें कहे संतुलन में है, तो चारों प्रतिरोधों का हमें क्या देखना है, अनुपात करके देखना है।
यानी कि इस प्रतिरोध का बटा इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध में इस प्रतिरोध का भाग देके देखेंगे, दोनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो संतुलन की अवस्था होगी, जो Ig का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको एक सवाल से समझते हैं तभी हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ के नियमों को समझाइए और उनके उपयोग बताइए। बता देंगे केसीएल नियम यानी प्रथम नियम और ये क्या हो द्वितीय नियम हम समझा देते हैं। व्हीटस्टोन क्षेत्र संतुलन अवस्था की शर्त क्या होनी चाहिए, किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, संतुलन अवस्था न हो तो क्या हो जाएगा, शून्य क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन क्षेत्र में पी क्यू आर इनका मान हमें क्या ज्ञात करना है, एस का मान ज्ञात करना है। और व्हीटस्टोन कैसा है, संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। अब देखिए कि अगर यहाँ से हमें संतुलन अवस्था पता है कि क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाता है, R अपॉन S। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, समान करना है। तो P का मान कितना है, 10 है, अपॉन Q कितना है, 20 है, और R का मान कितना है, 15 है। S का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हम S का मान ज्ञात कर लेंगे तो S बराबर कितना हो जाएगा, देखिए S बराबर हो जाएगा S इज इक्वल टू 15 इंटू 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 0 0 हो गया, और S बराबर क्या हो गया, 30 ओम हो जाता है। ठीक है, तो 30 ओम अगर होगा ऐसे तभी ये कैसे होगी, संतुलन की अवस्था बनेगी। तो इस प्रकार हम व्हीटस्टोन क्षेत्रों के संतुलन की और भी जो सवाल है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके सवाल भी हम अलग सेपरेट में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सारा फोकस जो है वो आपको बोर्ड पे ही रखना था कि हम कितना क्या लिख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो भी डेरिवेशंस है वो सब हुए कि नहीं हुए, साथ साथ आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्द ही हम पूरा सिलेबस करेंगे। रिवीजन पर्पस से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी सारा एक बार रिवाइज़ कर ले। आप बाकी सब एक बार पढ़ चुके हो अच्छे से, एक बार और रिवाइज़ करोगे, नोट्स देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सवाल जो भी मैंने दिए हैं वो सवाल करें, और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी वो हम अलग वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।